हेलो नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपको रीसेंट न्यूज में बहुत ज्यादा बार देखने को मिला, मैं बात कर रहा हूं डिफेमेशन केस के बारे में। सिर्फ न्यूज में ही नहीं, बहुत सारे लोगों को भी आप डिस्कशन करते हुए देखते हैं डिफेमेशन केस के बारे में। आखिरकार ये डिफेमेशन केस यानी मानहानि का केस होता क्या है और इसके क्या आधार होते हैं कि ये किसी राजनेता के ऊपर भी लग जाता है और किसी आम आदमी के ऊपर भी, लेकिन इसका खामियाजा आपको जेल में जाकर सजा भी काटनी पड़ सकती है या फिर 100 करोड़ जैसा बड़ा फाइन जो आपने रिसेंट में देखा मेनका गांधी जी जो बीजेपी की सांसद हैं उनके ऊपर देखने को मिला था। या इससे पहले ये न्यूज में तब था जब राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स में से एक हैं उनके ऊपर 2 साल की सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। आखिरकार क्या होता है मानहानि केस में, क्या इसके आधार होते हैं, आज हम सारी की सारी चीजें देखेंगे। शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे कि आखिरकार ये अब से कुछ समय पहले न्यूज में क्यों था और राहुल गांधी जी के ऊपर जो 2 साल की सजा का प्रावधान था वो क्यों था। उसकी वजह से उनकी सदस्यता थी वो भी भंग हो गई थी, तो उसके पीछे की वजह क्या थी, वो सारी की सारी चीजें हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहुल गांधी जी को लेकर। बात है 2019 के इलेक्शन की, जो कर्नाटक के कोलार के अंदर वो अपने प्रमोशन में कुछ भाषण दे रहे थे। उसी भाषण के दौरान वो शब्द यूज करते हैं कि मोदी जैसा जो शब्द होता है वो यूजुअली चोरों के द्वारा क्यों यूज किया जाता है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसके अंदर वो इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था। इनके द्वारा भाषण में 2019 में यूज किया गया, लेकिन 2021 में ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया। अगर मैं बात करूं पूर्णेश मोदी जो एक एमएलए हैं गुजरात के, उनके द्वारा एक केस फाइल किया जाता है पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कि वो कहते हैं कि सबको मानहानि हुई है उनके द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट के बाद, जिसके बाद सूरत हाईकोर्ट के द्वारा सजा सुना दी जाती है राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की। क्योंकि बहुत ही लॉजिकल सी बात है, इस 2 वर्ष की सजा का बहुत महत्व है। अगर आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इस 2 वर्ष की जो सजा है इसका बहुत अधिक महत्व आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो अभी तो खैर ये चार्जेस जो थोड़े कम किए गए और वो वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता भी इसकी वजह से जा चुकी थी। खैर अगर मैं बात करूं कि आखिरकार ये डिफेमेशन होता क्या है, तो इसके लिए आपको भारत का लॉ जो देखने को मिलता है, जो आपको डिफेमेशन केस में देखने को मिलता है, तो आईपीसी इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अंदर 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, 499 और 500, जिसके अंदर अगर हम बात करें 2 तरीके की डिफेमेशन का जिक्र किया जाता है, एक सिविल डिफेमेशन और एक क्रिमिनल ऑफेंस डिफेमेशन। तो राहुल गांधी जी के ऊपर जो लगा था वो था क्रिमिनल ऑफेंस डिफेमेशन, जिसकी वजह से कहा गया था कि एक पूरे के पूरे संप्रदाय को ठेस पहुंची है इनके द्वारा दिए गए इस भाषण की वजह से, जिसकी वजह से इनको 2 साल की सजा दे दी गई। अगर मैं बात करूं अगर ये सजा 1 साल भी कम होती, या 1 साल छोड़िए अगर ये सजा 1 दिन भी कम होती तो इनकी सदस्यता शायद नहीं जाती, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सीधे तौर पर कहा जाता है, सेक्शन 83, इसका भी एक मतलब पूरा जो एक्ट है वो 1851 में आया। इसके अंदर आपको एक सेक्शन 83 देखने को मिलता है जिसमें कहा जाता है कि यदि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल से अधिक की सजा मिलती है, 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। तो अगर ये सजा 1 साल और 364 दिन की भी होती तो भी शायद कहीं ना कहीं इनकी सदस्यता बच सकती थी, लेकिन वो नहीं बची क्योंकि सजा पूरे 2 साल की थी। यार इसके बाद इसको अगर रोकने का तरीका क्या होता है कि आप इससे बड़ी अदालत में जाके इसके लिए गुहार लगाइए। सेम राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया, सुप्रीम कोर्ट में गए और थोड़ी रियायतें इसके लिए देखने को मिली। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार डिफेमेशन केस होता क्या है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 499 और 500। 499 बेसिकली डील करता है जो सिविल ऑफेंसेस होते हैं और 500 बेसिकली डील करता है जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं डिफेमेशन केसेस के अंदर। लेकिन अब यही मैं बात करूं कि वर्तमान में तो ये दोबारा से सदस्य बन चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंट जो न्यूज देखते हैं मेनका गांधी जी के, आखिरकार मेनका गांधी जी है कौन? वैसे तो बेसिकली अगर आप देख रहे हैं पूरी कंट्री के अंदर यूजुअली जो गांधी फैमिली है वो आपको देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मेनका गांधी जी आखिर है कौन? इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, उनके एक छोटे बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था संजय गांधी, उनकी वाइफ है मेनका गांधी, जो बेसिकली अभी सांसद देखने को मिलते हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। तो इनके द्वारा एक रिसेंट में एक बयान दिया गया था, वो बयान किसके खिलाफ था? वो इस्कॉन जो टेंपल कम्युनिटी है, बेसिकली एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अगेंस्ट ये चला गया। ये अपने एक भाषण में कहती हैं कि रिसेंट में ये एक स्थान पर गई थी जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहां पे जब ये गई तो उन्होंने वहां की गौशालाओं की हालत देखी कि वहां पे जो गाय है उनकी हालत भी बहुत खराब है और उनका कोई भी वहां पर बछड़ा नहीं है। तो ये कहती हैं इसका मतलब ये है कि इनको बेचा जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा संगीन आरोप लगाते हुए कहती हैं कि यहां पे जितने भी बच्चे हैं गायों के
उनको प्लस गायों को भी इस्कॉन कम्युनिटी के द्वारा बूचर्स यानी कसाईयों को बेचा जा रहा है। बहुत ही संगीन आरोप है। अगर हम बात करें किसके खिलाफ लगाया गया, इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। अब इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब हरे कृष्णा मूवमेंट आपको 1966 में देखने को मिला था, जिसको लीड किया गया था प्रभु श्रीपाद के द्वारा। इसी के अंतर्गत उन्होंने 1966 में न्यूयॉर्क के अंदर एक टेंपल की स्थापना की थी, जिसको इस्कॉन टेंपल के नाम से जाना जाता है। इस्कॉन की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली श्री कृष्ण भक्ति से संबंध में बहुत सारे प्रचार प्रसार इस्कॉन कम्युनिटी के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस्कॉन एक अलग से चैप्टर भी हो सकता है, इस्कॉन के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ वास्ट टॉपिक। बहुत सारी हिंदू संस्था ऐसी हैं कि इस्कॉन जो है एक हिंदू संस्था नहीं है, जो दावा करती हैं इस तरीके का। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस्कॉन पूर्ण रूप से एक हिंदू संस्था है। यार इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक डिफेमेशन केसेस ऑफ मेनका गांधी है। इस्कॉन से ही रिलेटेड आपको एक मंत्र भी देखने को मिलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी बेसिकली इस्कॉन टेंपल की ही एक पहल थी। खैर अगर मैं बात करूं इसके बाद, इस्कॉन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत के अंदर आती है 1975 में और मथुरा में अपना पहला मंदिर स्थापित करती है। और वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूं 100 से अधिक टेंपल्स आपको इस्कॉन के भारत में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं करंट न्यूज के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जाती हैं और उस गौशाला के अंदर वो इस तरीके का बयान देती हैं कि यहां की गायों को बेचा जा रहा है बूचर हाउस में, यानी कसाई खाने में। फिर इसके बाद इस्कॉन टेंपल के अंदर आपको एक व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिनको जाना जाता है कोलकाता के इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधा रमन दास जी के नाम से। उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट में क्लेम किया जाता है कि इनके द्वारा यानी मेनका गांधी जी के द्वारा दिए हुए स्टेटमेंट के कारण पूरे इस्कॉन समुदाय को और इस्कॉन के समर्थकों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है और इसके लिए हम न्याय की लड़ाई को जारी रखेंगे। और उसके बाद 100 करोड़ का मानहानि का केस इनके घर भेज दिया जाता है। अभी तक की जितनी भी खबरें हैं उसके हिसाब से ये यहां तक अपडेटेड बातें थी, लेकिन इसके बाद आगे क्या होता है, क्या इनकी सदस्यता भी जा सकती है? अगर आपके मन में एक ख्याल आता है तो मैं बता दूं कि दिस इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये बेसिकली एक सिविल केस बन चुका है जिसमें सदस्यता जाने का खतरा अभी तक तो बहरहाल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए आप अभी हमें फॉलो कर सकते हैं और इस तरीके की और भी वीडियोस आपको यहां देखने को मिलती रहेंगी। और भी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जिसके रिगार्डिंग हम आपके लिए बात करते हैं। एज बीइंग ए इंडियन, एज बीइंग ए पर्सन, वो जानकारी लेना आपके लिए जरूरी हो सकता है और होता ही है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सुबह 10 से 11 के बीच में मैं इस तरीके की क्लासेस को कंटिन्यू करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।